Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 49B पे। बिल्कुल, आज हम इस एसटी के इंग्लिश के सेक्शन पे करेंगे डिस्कशन, और आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस धमाकेदार से जर्नी की, और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले आज के इस स्पीड टेस्ट में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शन, ये सारे सेक्शंस, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे सेक्शंस मिलने वाले हैं। तो कॉपी और पेन के साथ आप लोग बैठिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और कोई भी वर्ड कॉन्सेप्ट अगर नया मिले तो उसे तुरंत राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो प्रीवियसली एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो अपकमिंग एग्जाम में भी उसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं फर्स्ट सेक्शन के साथ। सबसे पहले रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल रहा है। आप जानते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज है आपका प्रीलिम्स के लेवल पे और मेंस के लेवल पे, दोनों ही लेवल्स पे ये काफ़ी हाई वेटेज रखता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ये हिस्ट्री के ही एक प्लेस से लिया गया पैसेज है आपका। चहुंदड़ो की बात हो रही है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके अलग अलग जो हमें प्लेसेस मिले, डिस्कवर हुए, उसी में से एक क्या है, चहुंदड़ो है। चहुंदड़ो वॉज अ टीनी सेटलमेंट लेस देन 7 hectares as compared to Mohenjo-daro 125 hectares, almost exclusively devoted to crafts production including bead making, shell cutting, metal working, seal making and weight making। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, चहुंदड़ो जो था, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो उससे साइज में बहुत छोटा है। 7 हेक्टेयर्स का इसका एरिया है, और जबकि मोहनजोदड़ो का कितना है, 125 हेक्टेयर्स का एरिया है। लेकिन ये पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन को डिवोटेड है। जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना किसी भी स्टेट का, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे क्या है, क्राफ्ट से रिलेटेड, मेकिंग से रिलेटेड काम वर्क्स होते थे। लाइक मेटल वर्किंग हो गया, सील मेकिंग हो गया, वेट मेकिंग हो गया, शेल कटिंग हो गया, बीड मेकिंग हो गया। ठीक है, ये सारे काम, बीड मतलब मोती से रिलेट करेगा। ठीक है, ये सारे काम होते थे यहाँ पे। The variety of metals used to make beads is remarkable। बहुत सारे मोतियों को बनाने के लिए क्या था, कई तरह के मटेरियल्स का यूज होता था। लाइक स्टोन, कार्नेलियन क्या होता है, अब ब्यूटीफुल रेड कलर को रिलेट करते हैं, मतलब लाल कलर का जो पत्थर होता है उसको, इसको दिमाग में रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। जैस्पर हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, स्टेटाइट हो गया। स्टेटाइट मीन्स, स्टेटाइट को हम रिलेट कर सकते हैं सिलखड़ी से। सिलखड़ी मतलब खड़िया जिसे बोलते हैं ना, चौक वगैरह जिससे बनती है, सिलखड़ी का जो पत्थर होता है। ठीक है, स्टेटाइट कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड शेल्स, फेंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। अब डिफरेंट टाइप के मेटल्स, मिट्टी, डिफरेंट टाइप के जो पत्थर हैं, उनसे इन सारी चीज़ों को, बीड्स को बनाया जाता था। ठीक है, बीड्स मतलब मोतियों को बनाने का काम होता था। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 or more stones cemented together, some of stones with gold caps। कुछ बीड्स को क्या था कि 2 या 2 से ज़्यादा पत्थरों से बनाया जाता था जो एक दूसरे में अटैच किए जाते थे, और सम ऑफ स्टोन्स विद गोल्ड कैप्स, कुछ और स्टोन रहते थे जिसमें गोल्ड की कैप्स लगाए जाते थे, जैसे कि ज्वेलरी बनाने में काम आते थे जिनका। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें, the shapes were numerous, disc shaped, cylindrical shaped, spherical, barrel shaped, segmented।
अब यहाँ पे अगर आप देखें जो बीड्स होते थे, जो मोती होते थे, उनका शेप अलग अलग तरह का होता था। डिस्क के शेप के मोती होते थे, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप के मोती होते थे, बैरल के शेप के मोती होते थे, ये सारे सेगमेंटेड टाइप के मोती होते थे, अलग अलग शेप के मोती होते थे। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और painting, and some had designed intact on to them. अच्छा, एड्स ऑन टू देम। अब अगर मैं एड्स की बात करूं तो किसी चीज पे जो उकेरना, किसी भी चीज को, जैसे किसी कलाकृति को ना पत्थर के ऊपर मूर्ति बनाई गई तो उसको उकेर दिया पत्थर के ऊपर, उसको बोलते हैं अटैच्ड। ठीक है, उकेर देना किसी चीज पे। तो कुछ चीजों को डेकोरेट किया जाता था कैसे, लाइक उनको कलर करके, पेंट करके, कुछ मोतियों को कलर किया जाता है, कुछ को डिजाइन उस पे बना दी जाती थी, कीर दी जाती थी मोतियों पे डिजाइन। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। बीड्स बनाने की, जो मोतियों को बनाने की जो टेक्निक थी वो डिफरेंट थी अकॉर्डिंग टू मटेरियल। जिस तरह का मटेरियल होता था उसी तरह के बीड्स बन पाते थे। लाइक स्टेटाइट, स्टेटाइट मतलब सिलखड़ी की बात हो गई यहाँ पे। अ वेरी सॉफ्ट स्टोन वॉज इजिली वर्कड। सम बीड्स, अब जैसे कि अगर सिलखड़ी है या खड़िया है, अब ये पत्थर जो है काफी मुलायम है, इसके ऊपर आप उभार के किसी भी तरह की डिजाइन बना सकते हैं। जैसे रेत पे कोई डिजाइन बनाना इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, लेकिन यहीं पे अगर पत्थर पे, स्टोन पे कोई डिजाइन बनाना है तो वहां पे टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ ऐसा सेंस है यहाँ पे। अगर हम देखें, सम बीड्स वर मड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टेटाइट पाउडर। कुछ बीड्स को क्या होता था कि स्टेटाइट मतलब सिलखड़ी जो है मुलायम पत्थर होता था, इसके पाउडर को क्या किया जाता था, मड कर लिया जाता था, और मतलब पाउडर बना के उसके बाद उसे घोल के और उससे बीड्स को बना दिया जाता था। This permitted making a variety of shapes unlike the geometrical forms made out of harder stones. इससे क्या होता था कि अब अपने पसंदीदा डिज़ाइन बनाई जा सकती थी। ज़रूरी नहीं था कि जिस तरह के सांचे हैं, शेप, उसी तरह की डिज़ाइन बनाई जाए। अब अगर आपने पाउडर की फॉर्म में एक पत्थर को आप ले आए हैं, उसको घोल दिया है, तो आप अपनी शेप में आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, हाउ द स्टेटाइट माइक्रो बीड वॉज मेड रिमेन्स अ पजल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी। अब स्टेटाइट के माइक्रो बीड्स, बहुत छोटे वाले बीड्स किस तरह से बने, ये अभी तक पजल है, इसमें अभी भी उलझे हैं आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी। जो कि एंशिएंट टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, वो अभी भी इस चीज में फंसे हुए हैं कि ये कैसे होता होगा, किस तरह से किया होगा। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट्स experiments have revealed that the red color of carnelian was obtained by firing the yellowish raw material and beads at various states of production. अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स ने ये रिवील किया है कि जो रेड कलर है ना कार्नेलियन का, वो प्राप्त किया गया किससे, बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल, येलोइश रॉ मटेरियल को फायर करके, एंड बीड्स एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन, वेरियस प्रोडक्शन में क्या हुआ, बीड्स को और जो येलोइश रॉ मटेरियल को, उसको एक साथ फायर किया गया, जलाया गया, झुलसाया गया, उससे ये रेड कलर आया। नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली फ्लैग्ड इनटू द फाइनल फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप देखें, गांठ, नोड्यूल को हम गांठ से रिलेट कर सकते हैं कि वो अलग अलग शेप्स में, फेजेस में इनको चिप ऑफ किया जाता था, और उसके बाद एंड देन फाइनली फ्लैग्ड इनटू द फाइनल फॉर्म, फिर उन्हें फाइनल फॉर्म में लाया जाता था। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड फाइनली ड्रिलिंग
कंप्लीटेड द प्रोसेस। अब लास्ट में क्या है, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और ड्रिलिंग, ये कंप्लीट प्रोसेस था, ये लास्ट प्रोसेस था आपका, फाइनल ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड फाइनली ड्रिलिंग। Specialized drills have been found at Chahundoro, Lothal and more recently at Dholavira। अब देखो जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स थी वो कहाँ पे मिली? वो मिली चाहुंदड़ो में, वो मिली लोथल में एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा, धोलावीरा में भी मिली। नागेश्वर एंड बालाकोट, बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट। नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों ही सेटलमेंट कहाँ पे हैं? कोस्टल एरिया में है। These were there were specialized center for making shell objects, including bangles, ladles, inlay, which were taken to other settlements। अच्छा, यहाँ पे क्या है, नागेश्वर और बालाकोट जो हैं ये कोस्टल एरियाज में। These are specialized centers for making shell objects। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं किस चीज के लिए? शेल से जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं। यहाँ पे क्या बेंगल्स बनाई जाती हैं, कड़े चूड़ियाँ शेल से। लैडल्स, लैडल्स को हम करछुल से रिलेट कर सकते हैं, लैडल। इनले मतलब जड़ाई या भराई का जो भी काम होता था उससे हम रिलेट कर सकते हैं। विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स। सिमिलरली इट इज लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज beads from Chahundoro and Lothal were taken to the large urban centers such as Mohenjo-daro and Harappa। अब इन एरिया से क्या होता था, जो प्रोडक्ट फाइनल हो जाता था उसको लार्ज एरिया में सेल करने के लिए ले जाया जाता था। लाइक मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, इन एरियाज में इसे सेल करने के लिए ले जाया जाता था। आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आ गया कि ये पूरा पैसेज क्या कहना चाहता है। एक्चुअल में ये हड़प्पा या सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उस टाइम की सभ्यता में जो इंडस्ट्री वर्क्स थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो उस टाइम पे क्रिएट किए जाते थे उस बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है पैसेज। चलिए शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टोन इज वेरी सॉफ्ट एंड इजी टू मड। अब यहाँ पे आप सभी को समझ आ रहा है कि स्टेटाइट मतलब सिलखड़ी की बात हो रही है, और बिल्कुल यही हमारा आंसर भी है, सेकंड वाला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, सॉफ्ट स्टोन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वार्ट्ज का कोई चांस ही नहीं है, जैस्पर नो चांस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिस्टल नो चांस। अब देखो जैस्पर की बात करें तो मड़ी विशेष तरह का जो पत्थर होता है, मड़ी की तरह का, उसको हम जैस्पर से रिलेट करते हैं। क्वार्ट्ज की बात करें तो बिल्लौर टाइप का जो पत्थर है उसको हम डिनोट कर सकते हैं क्वार्ट्ज से। और क्रिस्टल तो शीशे से ही रिलेट करेगा, शीशे टाइप का जो चमकदार पत्थर है उससे हम क्रिस्टल को रिलेट कर सकते हैं। तो आंसर आपका जाएगा सेकंड पार्ट, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही एसटी का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है पॉज कर लो पहले वीडियो को, तुरंत अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। सबसे पहला काम ये करना है, आंसर आप बाद में देखेंगे, पहले खुद से करेंगे। ठीक है, अब विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। आपसे कहा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा फॉल्स है। बीड्स वर मेड इन न्यूमरस शेप्स एंड साइजेस, बिल्कुल सही है, ये तो फॉल्स हो ही नहीं सकता। चाहुंदड़ो वॉज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, ये भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता ही था चाहुंदड़ो में। कार्नेलियन इज अ ब्यूटीफुल ब्लूइश स्टोन, कार्नेलियन की बात अगर हम करें तो वो ब्लूइश नहीं रेड स्टोन था। ठीक है, तो यही रॉन्ग है और यही आंसर ही होगा। ठीक है, यही आंसर होगा हमारा।
यही आंसर होने वाला है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर लार्ज अर्बन सेंटर्स, ये भी सही है, ये लार्ज अर्बन सेंटर्स थे ही थे। यहाँ पे जो चहुंदड़ो में जो भी क्राफ्ट वगैरह का प्रोडक्शन जो होता था यहाँ पे, वो सारा सेल आउट होने के लिए कहा जाता था लार्ज अर्बन सेंटर्स में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, यहीं पे सेल होने के लिए जाता था। तो आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज विच इज द फाइनल प्रोसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ बीड्स। बीड्स के प्रोडक्शन में फाइनल प्रोसेस क्या हुआ करता था? पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, चिपिंग। अब अगर हम फाइनल प्रोसेस की इसके बात करें बीड के, तो ड्रिलिंग जो था ये फाइनल प्रोसेस था कहीं ना कहीं। भाई मोती जब तैयार हो जाता था पूरी तरह से, डिजाइन बन जाती थी, उसके बाद ही तो ड्रिलिंग होता था ना, ठीक है। तो बिल्कुल ड्रिलिंग आपका फाइनल प्रोसेस जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट विच ऑफ दीज क्राफ्ट्स वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड इन चहुंदड़ो। कौन सी क्राफ्ट नहीं प्रैक्टिस में थी चहुंदड़ो में? पहला वेट मेकिंग बिल्कुल था, ये सील मेकिंग ये भी स्टेटमेंट में आपको मिल रहा है, मेटल कटिंग ये भी है, ठीक है, ये भी मिल रहा है। एक नहीं मिल रहा हमें, दैट इज पेपर मेकिंग। बिल्कुल पेपर मेकिंग हमें नहीं मिल रहा है, और यही हमारा 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। पेपर मेकिंग फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। शेल ऑब्जेक्ट्स वर मोस्टली मेड एट नागेश्वर एंड बालाकोट बिकॉज। शेल ऑब्जेक्ट्स मोस्टली मेक किए जाते थे कहाँ? नागेश्वर और बालाकोट में। क्यों किए जाते थे ऐसा? The women love to wear bangles made of shells. ऐसा कुछ पैसेज में नहीं गिवन है। Shells were readily available in these coastal areas. ऐसा भी कुछ पैसेज में नहीं गिवन है। Specialized drills were found here. ये बिल्कुल सही है। स्पेशलाइज्ड जो ड्रिल्स थी उनकी व्यवस्था थी इन एरियाज में, ठीक है, वो अवेलेबल थी यहाँ पे। सी वाला पार्ट सही होगा। डी शेल्स वर ट्रांसपोर्टेड हेयर फ्रॉम लोथल, अगेन रॉन्ग हो गया। आंसर थर्ड पार्ट जाएगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट। 5 क्वेश्चंस थे पैसेज से जो हमने कर लिए। अब प्रीलिम्स लेवल पे ये आपके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 10 मार्क्स का पैसेज हो गया। मेंस के लेवल पे अगर हम देखें टियर 2 जो रहेगा आपका, उसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो यही पैसेज आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा। समझ गए ना? 5 क्वेश्चंस का। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एक चीज और, जो आपका सीजीएल का मेंस है उसमें अब 3 पैसेजेस आपके रहते हैं 4 क्वेश्चंस के, तो मतलब 12 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हो रहते हैं। वो तो आपका सिलेबस में ही गिवन है, पैटर्न में ही गिवन है कि 3 क्वेश्चंस आपके 3 पैसेजेस आपको मिलेंगे। और इस बार जो आपका रहा था उसमें 4 क्वेश्चंस आपको मिल रहे थे तीनों पैसेजेस से, मतलब 12 क्वेश्चंस टोटल सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिल रहे थे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 3 जा कितना हो गया? 36 मार्क्स का मेंस लेवल में सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल रहा था। इसलिए इस पार्ट पे प्रैक्टिस करने की बड़ी जरूरत है। जब तक आपके अंदर रीडिंग एफिशिएंसी नहीं होगी, वैसे अगर हम एसएससी की बात करें तो बहुत बड़े पैसेजेस नहीं आते, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की तो जरूरत है ना। टाइम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है एग्जाम में। तो स्पीड टेस्ट पे जब आप कर रहे हैं तो पैसेज छोड़िए मत, थोड़ी बहुत रीडिंग की हैबिट रेगुलर बेस पे डालिए, क्योंकि अगर रीडिंग नहीं करेंगे तो फंसेंगे एग्जाम में जाके, याद रखिए। अब यहाँ पे वो सेगमेंट हमें चाहिए
जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउसेस आउट ऑफ द टाउन। अब यहां पे एक चीज समझना, ऑल के साथ आपको या मिलेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, या आपको ऑल के साथ मिलेगा अनकाउंटेबल नाउन। ऑल के साथ आपको क्या मिलेगा, या प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलेगा या अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा, यही है ना। अब यहां पे माउस, माउस होता है सिंगुलर और माइस, माइस होता है प्लूरल। मतलब माउस का प्लूरल माउसेस नहीं होता, माइस होगा। अब यहां पे ऑल दी माउस होना चाहिए या माइस होना चाहिए? ऑल दी माइस होगा ना, क्योंकि ये काउंटेबल है तो प्लूरल जाएगा। तो जहां माउस मिल रहा है वहीं बीमारी है, मतलब फर्स्ट पार्ट में बीमारी छुपी हुई है, दिमाग में रखना ये चीज। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माइस आउट ऑफ द टाउन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला, सॉरी फर्स्ट पार्ट जाने वाला। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो ये इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टेटमेंट, और आपको चाहिए इसकी डायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, शी टोल्ड हर, टोल्ड तो सेड टू रहा होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तभी इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड गया है। दैट शी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी वॉज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड। वॉज गोइंग प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया गया होगा, मतलब डायरेक्ट स्पीच में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा होगा। तो सीधे सीधे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में मिल रहा है, क्या फर्स्ट में मिल रहा है? नहीं मिल रहा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। सेकंड में फ्यूचर है, थर्ड में आई एम गॉन, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। एक ही ऑप्शन है जो हो सकता है, दैट इज डी पार्ट। और डायरेक्ट स्पीच क्या गई हमारी? शी सेड टू हर ब्रदर आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गया। आंसर डी पार्ट जाने वाला, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसका करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। सारांश said he had solved the crossword the previous day। देखो पहली चीज तो ये गलत है, अगर ये इनडायरेक्ट में है तो दैट से जुड़ना चाहिए था, यस और नो। लेकिन पेपर में जो है वो तो आपको करेक्ट मानना ही पड़ेगा, आप इसमें एरर तो नहीं निकालेंगे। अब इसका पॉसिबल डायरेक्ट स्पीच क्या होगा आप ये देखेंगे। देखो अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो इसकी दो कंडीशन है। पास्ट परफेक्ट कब कोई स्टेटमेंट जाता है, अगर कोई स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट में होता है डायरेक्ट स्पीच में, प्रेजेंट परफेक्ट डायरेक्ट स्पीच में होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चला जाता है, पास्ट परफेक्ट चला जाता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। दूसरी कहानी, अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है,
पास्ट इंडेफिनिट मतलब सिंपल पास्ट की बात कर रहा हूं, तो ये भी किस में जाता है, ये भी जाता है पास्ट परफेक्ट में। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि डायरेक्ट स्पीच में या सेंटेंस पास्ट परफेक्ट रहा, प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा, या पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, आई तो रहा ही होगा, आई को ही में बदला होगा। सारांश ने कहा ही हैड सॉल्व्ड द क्रॉसवर्ड द प्रीवियस डे, तो ही वाले ऑप्शन तो पहले जो भी है उन्हें पहले निपटा दो। बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। आई हैव, देखो प्रेजेंट परफेक्ट मिल गया, पास्ट इंडेफिनिट भी मिल गया, मतलब ए या सी में से कोई एक होगा। सी वाले स्टेटमेंट को देखो, आई हैव सॉल्व्ड द क्रॉसवर्ड द प्रीवियस डे। देखो भाई प्रीवियस डे, यस्टरडे को ही आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हो तो द प्रीवियस डे में बदलते हो। मतलब डायरेक्ट स्पीच में ये प्रीवियस डे तो नहीं रहा होगा ना, यस्टरडे रहा होगा। तो इस बेस पे अगर हम देखें तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, बचा है ए पार्ट। सारांश said I solved the crosswords yesterday, कुछ ऐसा जाएगा स्ट्रक्चर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर, सभी की बॉल बिल्कुल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंप्रूव करना है आपको स्ट्रक्चर को। कॉपिंग द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट ऑफ आर, कॉपिंग द प्रॉब्लम विद द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम देखें, वी आर कॉपिंग द प्रॉब्लम्स विद द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी। अब इसको आपको रिप्लेस करना है। बेसिकली सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन हमारे सामने है। अब कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी, कुछ ऐसा जाएगा ना स्ट्रक्चर। तो कोपिंग के साथ पहली चीज तो विद की जरूरत है, और विद द बेस्ट, टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी, आगे विद नहीं आएगा। तो अब इस बेस पे अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन तो ऐसा मिल रहा है जहां पे कोपिंग के साथ विद मिल रहा है और आगे टू से स्ट्रक्चर को हम रिलेट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या गया, वी आर कोपिंग विद द प्रॉब्लम्स टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी, कुछ ऐसा। आंसर जाएगा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन बिफोर सो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक बार देखो और पिक करो। आई हैव बीन वर्किंग विद द चिल्ड्रन बिफोर। अच्छा एक चीज बताओ, मैं पहले भी चिल्ड्रंस के साथ वर्क कर चुका हूं, सो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो आई हैव बीन वर्किंग होगा या आई हैव वर्कड होगा, क्या होगा? आई हैव वर्कड होना चाहिए ना। आई हैव वर्कड विद द चिल्ड्रन बिफोर, आई हैव वर्कड विद द चिल्ड्रन बिफोर, सो आई नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। यहां पे आंसर आपका बी पार्ट जाने वाला है। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल जा रही है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अ पार्टनर इन द क्राइम, एलिबी, अमेचर, एजेंट और अकम्प्लाइज। देखो अनकम्प्लाइज का मतलब होता है सह अपराधी। सह अपराधी समझ रहे हो ना, अपराधी का साथ देने वाला इंसान, उसका सह अपराधी हुआ। अब एलिबी की अगर हम बात करें, एलिबी को हम टाल मटोल बहाने से रिलेट कर सकते हैं। एमेचर का मतलब शौकिया होता है, भाई एलिबी बहाना हो गया, अमेचर शौकिया हो गया, कुछ भी अमेचरिश हैबिट है सामने वाले की। एजेंट तो कॉमन वर्ड ही है, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है इस वन वर्ड के लिए, दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी
100% करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इस जो सेंटेंस हमें गिवन है इसका पैसिव फॉर्म बताना है हमें, करेक्ट क्या होगा। We all regard Lisa as an expert. We all regard Lisa as an expert. अब we all regard Lisa as an expert मतलब प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है ना, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, Lisa is regarded as an expert by all of us. Lisa is regarded as an expert by all of us. कुछ ऐसा आंसर हमारा ए पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल जा रही है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. अब यहाँ पे given sentence है, information technology has developed by leaps and bounds. अब यहाँ पे ये जो idiom है आपका by leaps and bounds कई बार पूछा गया है, कम से कम 100 times तो आ ही चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, और ज़्यादा ही आया है, मैं कम बता रहा हूँ। by leaps and bounds का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का तेजी से बढ़ना, दिन दुगनी रात चौगनी, कुछ ऐसा सेंस रहता है इसका। तो अब यहाँ पे बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स का मीनिंग क्या होगा, अगर आप इस मीनिंग के बेस पे देखें, एट अ रैपिड पेस, तेजी से, कुछ ऐसा सेंस जाएगा ना। और आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी ग्रेजुअली कोई चांस नहीं है, थ्रू अनफेयर मीन्स कोई चांस नहीं है, इन फॉर ऑफ प्लेसेस कोई चांस नहीं है। आंसर आपका ग्रेजुअली का मतलब लगातार होता है, और यहाँ पे लीप्स एंड बॉन्ड्स का मीनिंग क्या है, रैपिडली, तेजी से, कुछ ऐसा रैपिड पेस की बात करेगा। आंसर आपका फर्स्ट पार्ट जाएगा, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहा है सभी का सिक्सर, सभी की बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको इनडायरेक्ट फॉर्म करेक्ट बतानी है गिवन सेंटेंस की। ही सेड टू मनोज, उसने मनोज से कहा, क्या कहा उसने मनोज से, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे 2 days ago. आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे 2 days ago. अब यहां पे आई सेलिब्रेटेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। हम जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, भाई सेड टू तो टोल्ड में आएगा, ये तो कंफर्म ही है। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में मिल रहा है, क्या फर्स्ट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या सेकंड में मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्या थर्ड में, नहीं। फोर्थ में, यस ऑफ कोर्स, हैड सेलिब्रेटेड। तो यही करेक्ट आंसर होने वाला है फोर्थ वाला पार्ट। और अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ही टोल्ड मनोज दैट ही हैड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 2 days बिफोर, कुछ ऐसा। आंसर आपका डी पार्ट जाएगा, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर, सभी की बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to improve the underlined segment in the given sentence. If there is no need to improve it, select no improvement. She are having 2 brothers and 3 sisters. सीधे सीधे आर हैविंग का तो कोई चांस ही नहीं है, इज हैविंग भी क्यों ही लगाएंगे। शी हैज, सीधे सीधे शी हैज 2 brothers and 3 sisters. She has 2 brothers and 3 sisters. आंसर हमारा जाने वाला है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ शॉर्ट। एक तलवार के लिए जो क्लोज फिटिंग कवर होता है उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, शैंक, शीथ, क्विवर और डैगर।
देखो, शीथ का मतलब होता है म्यान। स्वॉर्ड मीन्स तलवार होता है और उसके ऊपर जो म्यान रहता है उसको बोलते हैं शीथ। शीथ मीन्स म्यान हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। अब अगर मैं बात करूं शैंक की, शैंक को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो दंड से, किसी भी दंड से, प्रहार को रिलेट कर सकते हैं शैंक को। अगर मैं क्विवर की बात करूं तो कांपना हो गया। डैगर की बात करूं कटार या छुरा हो गया, कटार से रिलेट करेगा, खंजर से रिलेट करेगा डैगर। अभी हमारा जो आंसर जाने वाला है इस वन वर्ड के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए जो वन वर्ड जाएगा दैट इज शीथ। मीन्स आंसर सेकेंड पार्ट जाएगा, और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। हर सक्सेस एज अ सिंगर वॉज अ 9 days वंडर। मतलब एज अ सिंगर उसकी जो सक्सेस है वो कैसी है? 9 days वंडर। कई सिंगर ऐसे होते हैं, आपको कुछ याद भी आ रहे होंगे, जो अचानक से बड़े फेमस हो जाते हैं और अचानक से सोशल मीडिया सेंसेशन बनने के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। ऐसे कई लोग देखे होंगे आपने, जिनका वीडियो रातों रात वायरल हुआ और उसके बाद वो गायब हो गया। तो 9 days वंडर का मतलब क्या हो गया? अ प्राउड अचीवमेंट, इम्पॉसिबल फीट। फीट का मतलब अचीवमेंट होता है, उपलब्धि होता है, दिमाग में रखना, FEAT। तो इनका तो कोई चांस ही नहीं है। इटर्नल फेम, अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, यही जाएगा। 9 days वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही वही वाली कहानी है यहाँ पे। शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला है। फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म बताना है आपको इस सेंटेंस का। वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली, पैसिव क्या होगा? प्लान को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, प्लान को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा। द प्लान हैज बीन लुक्ड एट केयरफुली, कुछ ऐसा ना, प्लान के साथ हैज आ जाएगा, और आंसर थर्ड पार्ट हमारा 100% चला जाएगा। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। द प्लान हैज बीन लुक्ड एट केयरफुली। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है? अरेंज करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लेके आना है। अब यहां पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो डॉक्टर प्रिंस बिकम अवेयर ऑफ अ स्मॉल फिगर स्टैंडिंग इन द aisle beside his seat। अब ये फर्स्ट तो हो नहीं सकता। Won't you your mother be wondering where you are? He asked her। इसका भी फर्स्ट होने का चांस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए वाला हो सकता है, नाउन से शुरू हुआ है, क्योंकि ये भी प्रोनाउन से शुरू हुआ है, ये भी प्रोनाउन से शुरू हुआ है। Dr. Prince became aware of a small figure standing in aisle beside his seat। मतलब अपनी सीट के पीछे जो आयल मतलब पैसेज है, पैसेज वे, रास्ता, उसको हम रिलेट कर सकते हैं आयल से। AISLE, आयल, रास्ता, पैसेज वे, कुछ ऐसे। तो डॉक्टर प्रिंस को फीलिंग आई, उन्होंने मतलब उसे लगा कि कोई खड़ा हुआ है, स्मॉल फिगर, मतलब छोटी बच्ची वहां पे थी एक, ठीक है, आयल में। ए से हमने शुरू किया, ए के बाद हम सीधे सी की ओर बढ़ गए। He brought his eyes into focus and saw that it was a girl of 7 or 8 years। और ध्यान से देखा तो देखा कि ये लड़की थी, एक 7 से 8 साल की छोटी बच्ची थी, ठीक है। उसके बाद डी पे गए। She was staring at him steadily with large blue eyes। वो उसकी तरफ अपनी नीली, बड़ी नीली आंखों से घूर के देख रही थी, डॉक्टर की तरफ।
जैसे बच्चे होते हैं ना, कभी कभी आते हैं शैतानी करने के चक्कर में, आते हैं देखते हैं फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा होता क्या करना है, समझ गए ना? तो वही कहानी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो घूर के देख रही थी। अब डॉक्टर ने उनसे पूछा, उस बच्चे से पूछा, वॉन्ट योर मदर बी वॉन्डरिंग वेयर यू आर? ही आस्क्ड हर, तुम्हारी मदर कहाँ है, वो तुम्हें नहीं ढूंढ रही होंगी? तो ACDB थर्ड पार्ट हमारा आंसर चला जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। 95 को अगर हम देखें, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड द गवर्नमेंट विल एक्सटेंड हेल्प टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें इस स्टेटमेंट को तो आपको ये समझ आएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज सेड लिख दिया है। अब प्रेजेंट में जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते। ये चीज मैंने बताई थी आपको, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी तो प्रेजेंट ही है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट है तो भी तो ये प्रेजेंट ही हुआ ना। सो द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड that the government will extend help to the unorganized sector। ये बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर जाएगा, ठीक है। विल का विल ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं करेंगे और आंसर ए पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है हमारे सामने। और यहाँ पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को, तो शी कुड नॉट अकम्पनी हर डॉटर ड्यू टू वीजा रेस्ट्रिक्शंस, पहला नहीं हो सकता। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, दैट ट्रिप मतलब पहले कोई बात हो चुकी है, नहीं हो सकता। थर्ड हो सकता है, मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ इन अ ट्रेन टू यूनाइटेड स्टेट्स, फर्स्ट यही होगा। दैट ट्रिप, अब इसी ट्रिप को आगे बात कर दी, दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। सी के बाद बी पे चले गए हम लोग। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट wrenching 2-year separation from her mother येलेना। हार्ट रेंचिंग का मतलब क्या हो गया? अत्यंत जो कष्टदायक है भाई। वो अपने फादर के साथ गई, वो बर्थडे भी अपना नहीं मना पाई, वो ट्रेन पे ही थी मारिया, और उसकी मदर भी उसके साथ नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि वीजा प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वीजा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मदर नहीं जा पाई, तो इसलिए माँ बेटी को 2 साल तक अलग रहना पड़ा। लेकिन इस चीज ने क्या किया, उसके करियर को नई ऊंचाई दी, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो CBDA कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जा रहा है, और इस बेस पे अगर आप देखें तो आंसर आपका डी पार्ट जाएगा। फोर्थ पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को क्या कहना चाहता है। 97 अगेन क्या है हमारा, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा। सून महिमास कैस्टल वाज रेडी, ये फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि कोई बात पहले हो चुकी है। एज ऑफ सुधीर्स कैस्टल एवन दी वॉल्स वर नॉट रेडी, अगेन गलत, इससे पहले भी कोई बात हो चुकी है। इट वॉज ब्यूटीफुल विद बिग एंड स्मॉल डोम्स एंड एक्स, मतलब पहले कोई बात फिर हो चुकी है। सुधीर एंड महिमा सेटल डाउन ऑन द सैंड एंड ईच बिगेन टू मेक अ सेपरेट कैस्टल। डी से आप सेंटेंस की शुरुआत यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि वो सैंड पे उन्होंने कैस्टल बनाना शुरू किया दोनों ने एक साथ में, ठीक है। अब अगर आप डी से शुरुआत कर रहे हैं तो डी के बाद आप ए पे चले गए। सून महिमा's कैस्टल वॉज रेडी, तुरंत कुछ ही देर बाद महिमा का कैस्टल रेडी था क्योंकि वो तो एक्सपर्ट थी भाई। थर्ड, इट वॉज ब्यूटिफुल विद बिग स्मॉल डोम्स एंड आर्क्स। अब ये क्या था, ये बड़े से गुंबज के साथ में ये काफी ब्यूटीफुल कैस्टल उसने बनाया था।
किला बनाया था एक तरह से, और काफी वक्र रास्ते थे, आर्क्स भी थे उसमें। एज ऑफ सुधीर कैस्टल एवन द वॉल्स वर नॉट रेडी येट, और जो सुधीर का कैस्टल था उसमें अभी तक वॉल्स भी कंप्लीट नहीं हुई थी, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। तो आंसर आपका क्या जाने वाला है यहाँ से, अगर आप देखें आंसर आपका ए पार्ट जाएगा, DACB, और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 आगे बढ़ जाता है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, वो सेगमेंट बताना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है आपका। अब यहाँ पे अगर हम देखें टेम्पर्स तो नहीं होगा ना, he loses his temper on the slightest provocation, मतलब थोड़े से उकसाने से कोई भी अगर थोड़ा सा भी उकसाता है तो वो अपने आपा खो देता है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे his tempers नहीं होगा, his temper होगा, और टेम्पर जाएगा तो आंसर डी पार्ट जाएगा, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, डायरेक्ट फॉर्म बतानी है सेंटेंस की। द पुलिसमैन वार्नड अस नॉट टू ब्लॉक द ट्रैफिक, अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, पुलिसमैन ने हमसे कहा, वही वार्नड तो इनडायरेक्ट स्पीच में गया, डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, द पुलिसमैन सेड टू अस डू नॉट ब्लॉक द ट्रैफिक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया हमारा, और आंसर हमारा जाएगा डी पार्ट, ये इंपरेटिव सेंटेंस जाएगा। Last question of today's session. Select the correct indirect form of the given sentence. The supervisor said to worker, how long have you been working for this company? अब यहाँ पे इसका D part क्या जाएगा, the supervisor asked the worker, said to को asked में बदला, interrogative structure है, how long he had been working for that कंपनी, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया, और सीधे सीधे आंसर हमारा चला गया डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है SSC 49B का। बाकी हम लोग रेगुलर शाम को मिलते हैं यूट्यूब सेशन में 6 PM पे 6 बजे डेली हमारे इंग्लिश के स्पेशल सेशन में। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।